Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 8. This is your next lecture of Science Unit 1. लास्ट लेक्चर में हमने एक न्यूमेरिकल तक सॉल्व किया था जो आपने प्रीवियसली देख लिया. योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ एनर्जी एंड वर्क, दैट इज़ ऑन पेज नंबर 3 आई गेस. आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया था कि जब कोई भी वर्क डन होता है तो चीज़ मूव करती है. इसी तरह अब हम एनर्जी को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. when work is done whether by a machine or person, energy is used. जब भी कोई काम होगा, चाहे वो इंसान करे चाहे वो मशीन करे, हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है. फॉर एग्जांपल हमारे पास व्हीकल्स होते हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, वो मैन मेड चीज़ है, मतलब इंसान ने बनाई है, तो वो रन करते हैं. उसमें एनर्जी कौन सी चाहिए होती है? समटाइम्स सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, ये एनर्जी होगी. और जब हम उसको एनर्जाइज करते हैं या उसमें फ्यूल डलवाते हैं तभी वो जो है वो कोई वर्क डन होता है. अगर जिस तरह फॉर एग्जांपल किसी भी व्हीकल में उसकी फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो वो नाकारा हो जाती है, किसी काम की नहीं रहती जब तक उसमें रिफ्यूलिंग ना की जाए. To push the shopping trolley, the boy needs energy from the food fuel he eats. अब डेफिनेटली हम लोग इंसान हैं, हमें भी एनर्जी चाहिए. तो जो हमारे मतलब रेगुलर मील्स होते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, उससे हमें एनर्जी मिलती है, तभी हम कोई काम कर सकते हैं. अदरवाइज़ क्या होता है, जब हम लोग खाना पीना छोड़ देते हैं तो हम आहिस्ता आहिस्ता हमारा एनर्जी लेवल डाउन होता जाता है और वो बहुत सीवियर कंडीशन में भी चला जाता है. To do 1 joule of work, 1 joule of energy must be used. जिस तरह हम लोगों ने देखा था कि कितना वर्क डन जो है वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, इसी तरह 1 जूल वर्क करने के लिए हमें 1 जूल एनर्जी चाहिए. अब हमारे पास जो एनर्जी के यूनिट्स आ रहे हैं वो मोस्टली जूल्स, किलो जूल्स और मेगा जूल्स हैं. ठीक है. बेसिक मैंने आपको बता दिया कि हमारी सोर्स ऑफ एनर्जीज़ क्या होते हैं, कि हम लोग जो न्यूट्रिशंस लेते हैं या जो भी हमारा वह. अब आपने देखा होगा जो भी आप ईटेबल्स खाते हैं, ठीक है, आप स्नैक्स खाते हैं या आप कोल्ड ड्रिंक्स या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, आपने उसके कभी बैकपैक पे देखेंगे, जो उसका पैक होता है उस पे उसके एनर्जी लेवल्स लिखे होते हैं कि कितने किलो जूल्स एनर्जी है उसमें. तो हमें पता चल जाता है कि कितने इसमें न्यूट्रिशंस हैं. फॉर एग्जांपल ये इन्होंने दिया हुआ है रेफरेंस के तौर पे. ठीक है. एनर्जी दी हुई है कितनी? 160 किलो जूल्स, सॉरी 673 किलो जूल्स. 8% फिर फैट होता है, सेचुरेट्स होते हैं, शुगर होते हैं और सॉल्ट होते हैं. ये सारी चीज़ें जो है वो जो उसमें ऐड होती हैं सारी परसेंटेज के हिसाब से प्लस उनकी मैथ्स के हिसाब से बता दी जाती हैं. ठीक है, कितना पोर्शन उसमें कवर हो रहा है. तो अब जब भी आप कोई स्नैक्स या बिस्किट्स एनीथिंग यू ईट, आपका ये टास्क है कि आपने उसके जो रैपर है उस पर आपने ये चीज़ पढ़नी है. ठीक है, ताकि आपको जनरली आइडिया हो जाए कि एनर्जी को कहाँ कहाँ शो किया जाता है. यस, हमारे पास काफ़ी टाइप्स ऑफ एनर्जी होती हैं, लेकिन जो 2 ग्रुप्स में डिवाइड वो जो जिन ग्रुप्स में डिवाइड होती हैं वो हैं पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी. आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे. पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है. मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट पेज. यस,
नंबर 1 इज पोटेंशियल एनर्जी, और फिर हम इसकी टाइप्स पे भी जाएंगे। पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स पोजीशन और कंडीशन। वो एनर्जी जो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो जाए, ठीक है। हम डिटेल में जब इसको आगे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह स्टोर होती है, हर टाइप में अलग तरीके से होती है। आपने कोई बॉल थ्रो की है, ठीक है, तो जिस एनर्जी से आपने थ्रो की है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। बट पोटेंशियल एनर्जी वो है जो उस ऑब्जेक्ट में से स्टोर हो जाएगी उसकी पोजीशन या उसकी हालात के हिसाब से। जब हम इसको फर्दर कैटेगराइज करेंगे तो आपको हर कंडीशन का मतलब जो जो सी टाइप से उसकी कंडीशन की समझ में आ जाएगी। नंबर 1 ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, नंबर 2 इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, नंबर 3 केमिकल एनर्जी, एंड नंबर 4 इज न्यूक्लियर एनर्जी। दीज आर टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। विल डेफिनेटली डिफरेंशिएट बिटवीन पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, लेकिन जब हम डिटेल इसको कवर कर लेंगे। Gravitational potential energy is the energy stored in object due to its position above the ground. Drop a plate when you are washing up and it falls to the floor. Throw a ball into air and it does come back down. All over the world things are constantly falling down. The downward motion is due to the force of gravity. Gravitational force pulls all objects towards the center of earth. मैंने इसकी रीडिंग की है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होती है बेटा। जब भी आप कोई चीज़ एयर में थ्रो करते हैं, क्या वजह है कि वो नीचे ही आती है और वो स्टे नहीं करती, दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या है कि जो भी चीज़, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है कि जो भी चीज़ आप थ्रो करते हैं वो आपके पास सेंटर ऑफ द अर्थ में ही, यानी कि वो ज़मीन सेंटर ऑफ अर्थ से अट्रैक्ट करती है और वो ज़मीन पे आके गिरती है। ये चीज़ जो ये फोर्स डिस्कवर की थी वो की थी सर इसैक न्यूटन, मतलब फिजिक्स की फील्ड में इन्होंने बहुत काम किया है, ठीक है। सो ही डिस्कवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी मेरा ख्याल है आप लोगों को समझ में आ गई है कि इट्स लाइक कि जो भी चीज़ हम थ्रो करते हैं वो अट्रैक्ट होती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, दैट इज ग्रेविटी। कोई भी चीज़ आप जब हवा में फेंकते हैं तो वो ज़मीन पे ही आती है, ठीक है। और काफ़ी लोगों का मानना है कि इसैक न्यूटन ने ये कैसे डिस्कवर की थी कि ये दरख्त के नीचे लेटे हुए थे और सेब गिरा था। सो उन्होंने उस चीज़ को देखा कि भाई सेब नीचे ही क्यों गिरा है। So he started working for gravity. Yes. Now जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, मतलब इस चीज़ को उन्होंने ऑब्जर्व किया, तो उसको कंक्लूजन पे आए कि ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करती है हर बॉडी में। हमारे पास जब हम लोग स्पेस में जाते हैं तब ग्रेविटी डिफरेंट हो जाती है एंड दैट इज़ नेग्लिजिबल, ठीक है। सिर्फ ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट नहीं करती, जो है वो अर्थ जो है इट दिस इज़ ऑल अबाउट कि हम जो जिस तरह फॉर एग्जांपल चलते हैं ज़मीन पे, दैट इज़ बिकॉज ऑफ ग्रेविटी एज वेल, क्योंकि हम जो कदम उठाते हैं इसमें भी ग्रेविटी इन्वॉल्व होती है। जितनी ज़्यादा ग्रेविटेशन आपका मास होगा, जितनी उसका किसी चीज़ का वज़न होगा, उतनी ज़्यादा हमारे पास उसका वेट आएगा। याद रखिएगा देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। मास को हम किलोग्राम्स ग्राम्स में मेयर करते हैं, बट वी वेट को हम मेयर करते हैं न्यूटन्स में, और वेट में ग्रेविटी का फैक्टर इन्वॉल्व होता है। मास के अंदर हमारे पास ग्रेविटी का फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता। क्लियर, मतलब आई थिंक इट वुड बी क्लियर। अब हम वेट की डेफिनेशन पढ़ेंगे। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी पुलिंग डाउन इट। द ग्रेटर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी पुलिंग ऑन द ऑब्जेक्ट द ग्रेटर इट्स वेट। मतलब मैंने आपको कहा कि वेट के अंदर हमारे पास ग्रेविटी इन्वॉल्व होती है। फॉर एग्जांपल एक चीज़ है, मैं आपको लिख के भी बता देता हूँ। उसका मैस है 30 किलोग्राम्स, ठीक है। हमें कहते हैं कि हमने
वेट फाइंड करना है, ठीक है। हमारे पास न्यूमेरिकली जो ग्रेविटी की वैल्यू आती है ना, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन न्यूमेरिकली इट्स 10, हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखते हैं इसको, ठीक है। आई एम गेटिंग अ बिट कंफ्यूज इन द यूनिट, आई थिंक इट्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेट मी चेक, यस इट्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हमारे पास वेट का फॉर्मूला है W is equal to mg, where W is weight, m is mass and g is gravity, जो हम फोर्स पढ़ रहे हैं ग्रेविटी, ठीक है। एंड दैट इज अ टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब हमारे पास मैस कितना है 30, और हमने कंसीडर की कितनी जो है अपना क्या कहते हैं इसे, ग्रेविटी की वैल्यू 10, तो वेट हमारे पास आ जाएगा 300 न्यूटन्स। नाउ इफ एनीवन आस्क योर वेट, तो दैट इज़ नॉट अबाउट द, ये हम लोग फिगरेटिव टर्म में, या जो हम नॉर्मली अपना एक हमने रखा है कि आपका वेट कितना है और हम वो केजीज में बता देते हैं, दैट इज़ एक्चुअली अ मास, ठीक है। वेट को हम इस तरह कैलकुलेट करते हैं, ये बस मैंने आपको दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए बताया है। आई होप कि आपको ये मतलब चीज़ें थोड़ी सी, अब हम थोड़ी डिटेल में जा रहे हैं, तो आई सपोज़ कि आपके जहन में काफ़ी क्वेश्चंस जनरेट होंगे, और यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क देम, ठीक है। ओके, नाउ लुक एट द नेक्स्ट पेज। यही एनर्जी आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी आपको। ग्रेविटेशनल फोर्स का मैंने आपको बता दिया कि दैट इज़ द फोर्स विच अट्रैक्ट्स द बॉडी टुवर्ड्स इटसेल्फ टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। अब देखें, ये एक चट्टान है, चट्टान के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है, ठीक है, और किस डायरेक्शन में रखा हुआ है, किस पोजीशन में आपको नज़र आ रही है। इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है उस स्टोन से जो इससे स्मॉलर होगा साइज में। क्यों? क्योंकि इसका मैस ज़्यादा है। मैस ज़्यादा होगा तो हम जब ग्रेविटी से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो है वो वेट भी ज़्यादा आएगा, एंड दैट इज़ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी उसमें ज़्यादा होगी, ठीक है। सिमिलरली ऑन द नेक्स्ट पिक्चर, द स्कायर, ये मतलब जो हम एक स्पोर्ट्स है ये, द स्कायर हैज़ मोर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप ऑफ द स्लोप देन हाफ वे डाउन बिकॉज ही इज़ हायर अप। बेटा जब आप स्लोप के टॉप पे होंगे तो डेफिनेटली आपकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़्यादा होगी उस चीज़ से जब आप सेंटर में आगे पहुंचेंगे। सही है, आपने ये चीज़ प्रैक्टिकली भी देखा होगा वाइल राइडिंग ए साइकिल और समथिंग लाइक दैट, या कोई कार्ट होता है तो जो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो स्लोप के टॉप के ऊपर ज़्यादा होती है रादर देन उसके हाफ पे, यानी जब वो दरमियान में पहुंचता है उससे उसके मुकाबले में। आई थिंक इतना बहुत है आप लोगों के लिए इस लेक्चर के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की अलग टाइप पढ़ेंगे, दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो पिक्चर से आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा होगा। किसी को भी इस जो हमने अभी इस लेक्चर में किया कोई भी सवाल हो वो पूछ सकता है, और डेफिनेटली हम इसको जूम की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।